बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों और हरे भरे खेतों से घिरे सूरजपुर गांव में एक बहुत बड़ी हवेली थी। उस हवेली का मालिक था सेठ धनराज। गांव के सबसे बड़े अनाज के गोदाम, तेल की दुकानें, कपड़े का व्यापार और कई खेत उसी के थे। लोग कहते थे, सेठ के पास जितना धन है उससे कहीं ज्यादा उसके अंदर घमंड है। गांव का कोई गरीब अगर उसकी चौखट पर मदद मांगने आता तो खाली हाथ ही लौटता था। लेकिन किसी को नहीं पता था कि उसी हवेली के ऊपर एक रहस्यमयी काला कौवा रोज आकर बैठता था और चुपचाप सब कुछ देखता रहता था। सुबह का समय था। सेठ की हवेली के बाहर कई गांव वाले खड़े थे। उनमें से एक गरीब किसान रमेश हाथ जोड़कर खड़ा था। सेठ जी, इस साल मेरी पूरी फसल बर्बाद हो गई। घर में बच्चों के लिए खाने का एक दाना भी नहीं बचा। बस थोड़ा सा अनाज उधार दे दीजिए। अगली फसल होते ही सूद सहित लौटा दूंगा। उधार? तुम जैसे गरीबों की औकात उधार लेने की नहीं, मजदूरी करने की होती है। अगर खाना चाहिए तो अपने खेत मेरे नाम कर दो, फिर मेरी नौकरी करना, समझे? तभी अंदर से सेठ की पत्नी ममता बाहर आई। उसके पीछे उसकी बेटी पायल भी थी। दोनों के चेहरे पर दुख साफ दिखाई दे रहा था। सेठ जी, भगवान ने हमें इतना सब कुछ दिया है, थोड़ी मदद कर देंगे तो क्या चला जाएगा। पिताजी, धन हमेशा साथ नहीं रहता, लेकिन इंसानियत हमेशा याद रहती है। इतना घमंड मत कीजिए। बस तुम दोनों मुझे सीख दोगी। पायल, कॉलेज जाने का समय हो गया है। और तुम ममता, अंदर चलो। इस घर में वही होगा जो मैं चाहूंगा। पायल उदास मन से कॉलेज जाने लगी। गांव के बाहर पुरानी बरगद के पेड़ के नीचे उसका दोस्त विक्रम उसका इंतजार कर रहा था। आज फिर देर हो गई। पापा ने फिर एक गरीब की मदद करने से मना कर दिया। मुझे डर लगता है, इतना घमंड एक दिन सब कुछ छीन लेगा। हर घमंडी इंसान यही सोचता है कि दुनिया हमेशा उसके कदमों में रहेगी, लेकिन समय सबको झुकना सिखा देता है। दोनों कॉलेज की ओर चल पड़े। उन्हें नहीं पता था कोई दूर से उन्हें देख रहा था। झाड़ियों के पीछे वही काला कौवा। उधर हवेली में सेठ अपने नौकर मोती का इंतजार कर रहा था, लेकिन मोती अस्पताल में था। उसकी मां तेज बुखार से तड़प रही थी। डॉक्टर साहब, अभी पैसे नहीं हैं। सेठ जी तनख्वाह दे देंगे तब आपकी पूरी फीस चुका दूंगा। मैं मुफ्त इलाज नहीं कर सकता। हाँ, एक दवा दे देता हूं, लेकिन जल्दी पैसे का इंतजाम करना। कुछ देर बाद मोती हवेली पहुंचा। इतनी देर क्यों हुई? सेठ जी, मां बहुत बीमार हैं। बस पिछले महीने की तनख्वाह दे दीजिए, मैं उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दूंगा। दे दीजिए इन्हें पैसे, लेकिन। चुप, ये सब बहाने हैं। पहले पूरा काम कर, फिर देखेंगे। मोती चुपचाप काम में लग गया। उसकी आंखों से आंसू लगातार गिर रहे थे। रात हो चुकी थी। मोती थका हुआ अपने घर लौट रहा था। रास्ते में पुरानी पीपल के पेड़ के नीचे एक बूढ़ा साधु बैठा था। उसकी आवाज बहुत कमजोर थी। बेटा, बहुत प्यास लगी है, क्या थोड़ा पानी मिलेगा? तुम्हारा दिल बहुत साफ है, लेकिन तुम्हारे मालिक का घमंड बहुत बड़ा संकट बुलाने वाला है। आप मेरे मालिक को कैसे जानते हैं? बाबा हल्का सा मुस्कुराए, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने अपनी झोली से एक चमकता हुआ सफेद फूल निकाला। इस फूल का रस अपनी मां को पिला देना,
लेकिन याद रखना, ये फूल केवल नेक इंसानों के लिए काम करता है, और जिस दिन घमंडी इंसान इसे छुएगा उसी दिन उसकी बर्बादी शुरू हो जाएगी। इतना कहकर बाबा धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो गए। मोती भागता हुआ घर पहुंचा। उसने फूल का रस निकालकर अपनी मां को पिला दिया। कुछ ही देर में उनका तेज बुखार उतर गया। वो आराम से उठकर बैठ गईं। बेटा, मुझे तो बिल्कुल दर्द ही नहीं हो रहा। हे भगवान, आज आपने मेरी सुन ली। लेकिन उसी समय हवेली की छत पर बैठा वही काला कौवा